तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है। फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास है। जी हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास में सबसे अच्छी बात क्या है कि ये किन किन बच्चों के लिए है कि ये उन बच्चों के लिए जो फाउंडेशन कोर्सेज कर रहे हैं। तो उनके साथ क्या होता है कि बहुत सारी थ्योरीज वगैरह को पढ़ करके याद करके वो आगे बढ़ के चैप्टर को खत्म करते हैं। तो उनके लिए ये बातें याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, किन किन बात को हमें दिमाग में लेके चलना है, क्योंकि एक साथ आप पूरी कहानी लेके नहीं चल सकते। तो उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा कोर्स है कि वन शॉट देख लीजिए, आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बच्चे भी नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो उससे पहले आपको दिमाग में चैप्टर का हाईलाइट फॉर्मूला होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला आपको कहाँ मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा। और तो आप चाहे फाउंडेशन में हो चाहे आप टारगेट कर रहे हो, दोनों के लिए वन शॉट बहुत ही कारगर होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग क्लास 11 का वन शॉट देख रहे हैं, जिसमें हमारा नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। जी हाँ, आज हम लोग चर्चा करने वाले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर तो ये है प्यारे बच्चों कि फ्लूइड क्या है। तो यहाँ पर हम लोग कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वन शॉट में आपको पूरा रिवीजन दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें कोशिश करें कि मुख्य मुख्य बातें आप तक शेयर किया जाए। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड को प्यारे बच्चे हम लोग यहाँ पे कहते हैं जो भी चीज फ्लो कर सकता है। क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। तो कहेंगे सर भावनाओं में भी तो इंसान बह जाता है। भावनाएं वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बट ये सारी चीजों को देखिए, उनके पास मास नहीं होता है, इसी वजह से हम उसको नहीं कह सकते। बट यहाँ देखिए, लिक्विड बह सकता है, गैस बह सकता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लूइड किसे कहते हैं? तो जो लिक्विड हो और गैस है, ये दोनों क्या कर सकता है? बह सकता है। तो जो फ्लो कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, मोटा मोटी तौर पे ये बातें आप समझ लीजिए। ठीक है, फिर सवाल आता है, जब हम फ्लूइड का स्टडी करने जाएंगे, अध्ययन करने जाएंगे, तो दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक बार फ्लूइड रुका हुआ होना चाहिए और एक बार फ्लूइड चलता हुआ होना चाहिए। ठीक है ना। रुका हुआ का मतलब होता है जब वो रेस्ट कंडीशन में हो, जैसे तालाब में रुका हुआ पानी वो रेस्ट कंडीशन में, लेकिन आपके बॉडी में बहता हुआ ब्लड वो मोशन वाले कंडीशन में। तो जब रेस्ट में रहेगा तो उसको बोलेंगे स्टैटिक, और जब मोशन में रहेगा तो उसको बोलेंगे डायनेमिक्स। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एक टर्म आता है डेंसिटी। जी हाँ, आप एक नोटिस कीजिएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में दो सबसे महत्वपूर्ण सबसे सबसे मजेदार टर्म्स है, प्रेशर और डेंसिटी। अगर आप इस दोनों के खेल को समझ लीजिएगा तो पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स आपके आसपास इर्द गिर्द घूमेगी। तो अब सवाल आता है कि सर डेंसिटी क्या है? तो मैं आपको एकदम बेसिक सी बात आपको बता दूं कि यहाँ पर होता क्या है। जैसे मान के चलो, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के पास v वॉल्यूम है और m मास है, तो हम लोग क्या कहते हैं? v वॉल्यूम हैव एम मास। ठीक, v वॉल्यूम हैव एम मास। तो बता, यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा? तो v नीचे चला जाता है, तो m अपॉन v। तो यहां पे कहा जाता है इकाई वॉल्यूम में कितना मास है, इसको पता करने के लिए जो टर्म आता है उसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी। और इकाई का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि अगर एक बात बताओ, आपको कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बनानी है और आप बोलोगे कि भैया हमको ईंटा चाहिए, तो कोई भी ईंटा वाला दुकानदार आपको बताएगा ना कि एक ट्रैक्टर का इतना है, बाकी तुम जितना चाहो ले सकते हो। तो सेम एक का पता करना बहुत जरूरी है, ताकि हम क्या कर सके, आगे आने वाले बहुत सारे क्वांटिटी को उस एक से मल्टीप्लाई कर करके उसकी वैल्यू को हम निकाल ले। तो सेम डेंसिटी किसके लिए आता है? वो एक के लिए आता है। तो डेंसिटी में क्या है? वो मास कितना कंटेन है दिए गए वॉल्यूम में। ठीक है ना। तो सबस्टांस ऑब्जेक्ट डिफाइन एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी यहाँ पर वाटर का कुछ स्टैंडर्ड का आपको याद रख लेना चाहिए। वाटर का कितना होता है? तो 1 ग्राम पर सीसी। उसके बाद फिर डेंसिटी किसका? एयर का, फिर एचजी का। तो ये छोटी मोटी बातें जो न्यूमेरिकल्स में हम लोग यूज करेंगे। डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी क्यों है ये? इसके पीछे कारण क्या है कि जब हम ग्लास में अगर मान के चलिए 1 चम्मच चीनी डाले, तो हर जगह उसकी प्रॉपर्टी सेम है। तो जब हर जगह प्रॉपर्टी सेम है, हर डायरेक्शन में सेम है, तो वो तो अपने आप को चेंज कर ही नहीं रहा है। तो जो बदलता ही नहीं है, जिसकी डायरेक्शन एंगल के हिसाब से बदल ही नहीं रही है, तो क्या आपको क्या लगता है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा? बिल्कुल नहीं। चलिए, अब इसका मास का होता है केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो हमारा ऐसा यूनिट क्या हो जाए? केजी पर मीटर क्यूब। और अगर मैं इसमें पूछूंगा सीजीएस कितना होगा, तो आप बोलिएगा ग्राम, और मीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी को बोलते हैं ग्राम पर क्यूब, को सी बोलते हैं, सेंटीमीटर को सी, तो ग्राम पर सीसी। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ प्यारे बच्चों? आंसर आ गया किसका? डेंसिटी का। ठीक है, चलिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको देखिएगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह में काफी यूज आएगा। ठीक है ना। हालांकि आप न्यूमेरिकल में डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट मैंने यहाँ रख दिया है। तो कहता है कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है। मान के चलो कि आपने एक m1 मास को m2 के साथ मिलाया, और जिसकी डेंसिटी ρ1 है और इसकी डेंसिटी ρ2 है। ठीक है ना। आपने इस दोनों को, और इसकी वॉल्यूम v1 है v2 है, आपने इसको मिला दिया। मान लीजिए चीनी और पानी को आपने घोल बना करके और दो घोल को आपस में मिला दिया। ठीक है, तो कहते हैं फॉर ए मिक्सचर नॉन रिएक्टिंग, जो भी आपका फ्लूइड है रिएक्शन नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं कि मिला है तो रिएक्शन करके
लिए कुछ का कुछ बना देगा, वैसा नहीं, नॉर्मली एक दो को हम बना रहे हैं। जैसे मान के चलिए पानी को और दारू को आपस में मिला रहे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, नॉर्मल कंडीशन में वो क्या है रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मिक्स क्या होगा, तो टोटल मास अपन टोटल वॉल्यूम। तो आप बताइए यहाँ पर टोटल मास कितना होगा, तो 2 m1 प्लस m2, दो को जोड़े हैं m1 प्लस m2, टोटल वॉल्यूम कितना होगा v1 प्लस v2। अब इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कंडीशन क्या है देखिएगा कि अगर यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा कि अगर इसके मास आपको दिया गया हो, क्वेश्चन जो आप बना रहे हो ना उसमें दिया रहा है कि 15 ml को हम 20 ml मिला रहे हो, अगर आपको मास दिया हुआ है, ठीक है ना, तो जब मास दिया हुआ है तो मास को छोड़ दीजिए, और ये जो वॉल्यूम है तो आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक। तो अब देखिए वॉल्यूम, तो यहाँ पर v1 था तो v1 की जगह क्या रखेंगे m बट्टे रो, v2 की जगह m बट्टे रो। अब यहाँ से क्या करेंगे, मास अगर दोनों का बराबर है, m1 m2 आपस में क्या है बराबर है, तो यहाँ पर भी m बराबर है, यहाँ पर भी m बराबर है, तो आप इसको रख सकते हैं m प्लस m बट्टा m बट्टे रो 1 प्लस m बट्टे रो 2। तो अब देखिए ऊपर लिख देंगे 2m और नीचे m कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाई रो 1 प्लस 1 बाई रो 2, m से m कट गया, 2 बच जाएगा और बट्टा पर का जोड़ करिए तो रो 1 इंटू रो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, जो कि यहाँ चला गया, और नीचे क्या बचेगा रो 1 प्लस रो 2। तो ये कब की कंडीशन है, जब यहाँ पर आपको क्या दिया गया होगा बच्चा, मास दिया होगा। तो फिर कहेंगे सर अगर वॉल्यूम दिया होगा तब, है ना, वॉल्यूम दिया होगा तब कि हम 15 जो है हमारे पास जो 15 लीटर को और उसके उसके साथ मिला रहे हैं, यहाँ पर तो ये दिया था ना, ग्राम दिया था कि 15 ग्राम को 20 ग्राम के साथ, और यहाँ पर अगर मिलीलीटर दिया हो या लीटर दिया हो या वॉल्यूम, अगर तो वॉल्यूम हमें दिया हुआ तब मिलाना है, तब क्या करेंगे, तो वॉल्यूम अगर आपको दिया होगा ना तब आपको मिलाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, m1 प्लस m2 बट्टा v1 प्लस v2 दोनों को जोड़ दिए, ठीक है, डेंसिटी बराबर। बट यहाँ पर आप v1 को छोड़ देंगे, v1 v2 को, अब बदलेंगे किसके, m1 m2 को। तो बताइए m1 m2 कैसे बदलेंगे, तो यहाँ से अगर पूछता मास बराबर तो लिख सकते हैं डेंसिटी गुने वॉल्यूम, ठीक है, तो डेंसिटी गुने वॉल्यूम, डेंसिटी गुने वॉल्यूम यहाँ पर, ठीक है ना। और अगर वॉल्यूम बराबर होता, दोनों बराबर इक्वल वॉल्यूम को हम आपस में मान लीजिए मिला रहे हैं, तो v1 भी कॉमन ले लेते, और कॉमन लेते तो यहाँ पर क्या होता 2 हो जाता, तो v से भी कट जाता और यहाँ पर ये वाला टर्म बच जाता, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आपको समझ में आएंगे, ये हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब मास दिया हुआ रहेगा, और ये कब इस्तेमाल करेंगे जब वॉल्यूम दिया होगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग इस कहानी को समझ गए होंगे कैसे काम करना है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी ऑब्जेक्टिव भी है जो आपको हमारे डीपीपी में ऑलरेडी दिया गया है, आप उस पर बनाइएगा तो आपको बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएगी, और इससे क्वेश्चन बोर्ड नीड्स हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपने देखा कि जब मास दिया हुआ रहेगा तो वॉल्यूम को चेंज करना है, ठीक है, और अगर वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा तो मास को चेंज करना है, ठीक है ना, इस हिसाब से। और अगर ये दो सब बराबर है तो आपको ऐसे इक्वेशंस आएंगे, और अगर यहाँ पर ये बराबर है तो आपको ऐसे इक्वेशंस आएंगे, ठीक है। किस कंडीशन में क्या होगा मैंने आपको एक बार बता दिया, आप एक बार इसे देख सकते हैं, हालांकि एक न्यूमेरिकल पोर्शन है जो हमारे डीपीपी में है, उसको सॉल्व करते वक्त भी आपको ये चीजें अच्छे से पता चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब सवाल है कि मान के चलो यहाँ पर कि दो लिक्विड्स दिए गए हैं, डेंसिटी उसकी एक की रो है, दूसरे की यहाँ पर थ्री रो है, वॉल्यूम 3 भी है और भी, मतलब हमें वॉल्यूम दिया गया है, मास नहीं दिया गया, वॉल्यूम दिया गया है। तो अभी तो मैंने आपको बताया था कि अगर वॉल्यूम दिया हुआ होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, है ना। हालांकि देखो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, m1 प्लस m2 अब बट्टा v1 प्लस v2, पर हमने मास को बदल दिया। क्यों मास को बदल दिया, क्योंकि हमें वॉल्यूम दिया गया है, तो जैसे मास को बदलेंगे तो मास बराबर डेंसिटी गुने वॉल्यूम, डेंसिटी गुने वॉल्यूम, ये मैं कर लूंगा। इसके बाद डेंसिटी वॉल्यूम, यहाँ पर डेंसिटी d दिया हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पर 3 दिया हुआ है ना, ठीक है, 3 भी दिया हुआ है ना, एक डेंसिटी पर 3 भी और 3 रो पर भी, ठीक है। तो इसका 3 भी के साथ और इसका भी के साथ, है ना, यहाँ देखो ना, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, है ना। तो डेंसिटी गुने 3 भी और 3 डेंसिटी गुने भी, अब बट्टा क्या है 3 भी अपॉन भी, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 3 और 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 रो भी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 भी, तो भी से भी कट जाएगा और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 3/2 रो, आ गया, कितना सिंपल तो है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 3/2 रो आ गया भी। तो आप समझ सकते हो कि इस तरह से क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करने, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, किसी भी सबस्टांस के डेंसिटी को
अगर हम वाटर के डेंसिटी के साथ रिलेट कर दे, वाटर इस दुनिया में सब जगह पाया जाता है, ठीक है ना, इसीलिए हम वाटर ब्रॉडली चुनते हैं। अगर वाटर के डेंसिटी के साथ अगर हम क्या करते हैं बच्चों, इसको आपस में तुलना करवा देते हैं, तो इससे जो हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है ना। अब चूंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी, तो ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर आप Hg मरकरी का निकालिएगा, तो मरकरी का डेंसिटी अब बट्टा वाटर की डेंसिटी, तो मरकरी का डेंसिटी इतना है, वाटर का इतना, भाग दीजिएगा 13.6 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि मरकरी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से इतना गुना ज्यादा रहता है, ठीक है ना। ये हमारी बेसिक कहानी है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ लिया। अब हमारे पास सवाल है प्रेशर क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है जो एरिया पर लगता है, यहां देखिए, द परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट ऑन गिवन एरिया, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर, ठीक है। अब चूंकि परपेंडिकुलर बोल दिया तो आप बाकी डायरेक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिए, क्योंकि आप सिर्फ परपेंडिकुलर बोल रहे हो, बाकी डायरेक्शन की बात आप नहीं कर रहे हो। तो जब आपने बाकी डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया प्यारे बच्चों, तो ऐसे हालात में आप कह सकते हो कि भैया वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि आप बाकी डायरेक्शन पे बात कर ही नहीं रहे हो, और जो एंगल पर डिपेंड नहीं करता वेक्टर नहीं, बल्कि क्या होता है, स्केलर। तो कई लोग फोर्स देखकर इसको वेक्टर समझ लेते हैं, वो ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है। कई बुक्स में आपको टेंजर लिखा होगा, बट सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर स्केलर इसको बोलिएगा, ठीक है। फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक शब्द में इसको पास्कल कहते हैं, ठीक है। अब सवाल है, फोर्स यहाँ पर एफ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पर, ओवर एरिया ए पर, तब जाकर हमारे पास पी का फॉर्मूला एफ अपॉन ए है, अगर एवरेज फोर्स लग रहा है तो, ठीक है ना। खैर, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर के टाइप्स होते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, मान के चलिए एक धरती है और धरती के चारों तरफ मॉलिक्यूल्स है, तो वो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो जब सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, दबाएंगे नीचे वाले ऑब्जेक्ट को। तो सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर जो बल लगाते हैं, उसी बल को एटमॉस्फेयर के द्वारा लगेगा बल को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। आपको वैल्यू कितनी होती है, तो एक एटीएम में होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है ना। और एक बार में होता है, एक बार, ये भी प्रेशर को ही मापने का एक मात्रक होता है, बार, टॉर, Hg, mmHg, ये सब मात्रक उसी का होता है, तो उसको बोलते हैं 10⁵ बार, ठीक है। चलिए अब हमारे पास टर्म आता है कि अगर प्रेशर डेप्थ के साथ कैसे बदलता है। तो अगर मान के चलो यहाँ पर ऐसे है, तो हम लोगों ने ऐसी वाली पूरी कहानी आपसे बताई थी, तो इसको बोलते हैं प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। क्योंकि ये सब डेरिवेटिव हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले मेन क्लासेस में कर चुके हैं, यहाँ में बस आपको एक बार इन्फॉर्म करना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, रो जी एच, ठीक है ना, जो लिक्विड के द्वारा लगाया गया प्रेशर है। लेकिन अगर मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो सिर्फ लिक्विड ही प्रेशर लगाएगा, ऊपर से एटमॉस्फेयर भी तो प्रेशर लगाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोलते हैं पीओ, और लिक्विड के द्वारा प्रेशर को क्या बोलते हैं, रो जी एच। तो एक प्रेशर एटमॉस्फेयर ने लगाया और दूसरा प्रेशर लिक्विड ने लगाया, तो ये दोनों तरफ से दब रहा है, तो इसको बोलते हैं रो जी एच। तो इस तरह में रो जी एच को हम लोग गॉग प्रेशर भी बोलते हैं, वैज्ञानिक का नाम है, उसको बोलते हैं गॉग प्रेशर। तो रो जी एच को हम आज से एक और नाम से पुकार सकते हैं, कौन सा प्रेशर हुआ, गॉग प्रेशर। जिन्होंने छाटा था कि भैया ये जो एटमॉस्फेयर के द्वारा प्रेशर लग रहा है और पानी के द्वारा प्रेशर लग रहा है, दोनों का प्रेशर मान के चलिए 20 है, तो गॉग से आप कहते हैं 8 एटमॉस्फेयर का और 12 आपका है, तो इस 12 को हम लोग बोलेंगे गॉग प्रेशर, क्योंकि ये लिक्विड के द्वारा लगाया गया और ये किसके द्वारा लगाया गया, एटमॉस्फेयर के द्वारा। इसीलिए जो लिक्विड के द्वारा लगाया गया प्रेशर होगा उसको हम लोग गॉग प्रेशर भी बोलेंगे, ठीक है, ओके। हमारे पास आता है, अगर मैंने जो भी फॉर्मूला बताया था, प्रेशर इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, रो जी एच। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भैया इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में, तीनों में इस नीचे वाले पॉइंट पर सबसे ज्यादा प्रेशर किस में होगा, सोचिए जरा सा। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो इसमें होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा पानी है, ठीक है। देखिए बुआ, ऐसे नहीं होता है। आपको मैंने बताया कि प्रेशर सिर्फ मापा जाता है लिक्विड के द्वारा, किस फॉर्मूला से, रो जी एच। तीनों में पानी है तो तीनों की डेंसिटी सेम है, तीनों धरती पर रखा हुआ है तो तीनों का जी भी यहाँ पर सेम है, और एच यहाँ पे वेरी कर रहा है, एच भी वेरी नहीं कर रहा है, एच भी सबका क्या है, सेम है। तो जब एच भी सेम है, तो यहाँ पर जब तीनों क्वांटिटी सेम है, तो प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। तो प्रेशर इसके वेट पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे तुम स्विमिंग पूल में नहाओ और चाहे तुम समुद्र में नहाओ, कितना भी समुद्र का पानी होगा और कितना भी स्विमिंग पूल का पानी होगा, गहराई अगर सेम होगा तो प्रेशर दोनों पर भी सेम लगेगा, क्योंकि अगल बगल के पानी से वो वेरी नहीं करता। वेरी ये करता है कि तुम्हारे ऊपर कितना पानी है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसीलिए किस पे डिपेंड करता है, वो रोजी एच पर, ठीक है। तो इस पैराडॉक्स में कई बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट है पास्कल लॉ। तो प्यारे बच्चों, पास्कल लॉ, एक बेसिक सी बात मैं आपको बताता हूँ।
पास्कल लॉ कहते थे, बहुत ही भयानक लॉ है और बहुत ही इजी लॉ है। पास्कल लॉ कहते थे कि अगर तुम किसी एक बॉडी पे लिक्विड है, कोई इनकम्प्रेस लिक्विड है ऐसा मान के चलते हो, और अगर तुम इस पे बल लगा रहे हो तो इस मतलब एरिया है, तो इस एरिया पे तुमने क्या लगाया, प्रेशर लगाया, तो कहते हैं ये प्रेशर इस कंटेनर के प्रत्येक पॉइंट पर आपको इक्वली आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अगर तुमने यहाँ पे 10 पास्कल लगाया है तो सब जगह कितना पास्कल होगा, 10 पास्कल। सब जगह कितना पास्कल होगा, 10। इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। इन्होंने क्या बोला था, एक्सटर्नल प्रेशर एग्जर्ट ऑन ए नॉन कंप्रेसिबल, मतलब जो दबने वाला लिक्विड नहीं होगा, ठीक है ना, क्लोज वेसल, मतलब वेसल क्लोज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दबाए और बगल से पानी निकल गया, ठीक है ना, तो क्लोज होना चाहिए। तो वो डिस्ट्रीब्यूट इवेनली, मतलब सब जगह इक्वली क्या होता है बुआ, जैसे पी 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 हर जगह सेम प्रेशर से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। एप्लीकेशन, तो आप इस पास्कल लॉ का एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट जो देखते होंगे ट्रैक्टर वगैरह सब में जो लिफ्ट रहता है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो आप ब्रेक मारते हो तो देखते हो वहां पर लिक्विड लगल होता है। खैर ये सब कहानी तो खैर डिटेलिंग क्लास में होती है, यहाँ तो बस खाली आप समझिए, एक बार आपको वन शॉट करवाना है। तो ये जितने भी हाइड्रोलिक प्रेस व्रेस ये सब जहाँ पे होता है, जहाँ पे लिक्विड का यूज पक्का देखिएगा, पक्का होगा, आपके ब्रेक में भी देखिएगा इतना लिक्विड लगा रहता है, ठीक है। खैर, और ये हाइड्रोलिक लिक्विड में देखिएगा, अगर इसने यहाँ पे लगाया प्रेशर P1, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, P2, और P1 बराबर क्या होगा, P2। P1 का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, P2 का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट की वैल्यू में यहाँ पर ये निकाल लेते हैं कि कितना क्रॉस सेक्शन एरिया का वेरिएशन करने पर फोर्स कितना आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, पास्कल लॉ के बाद आता है प्यारे बच्चों आर्किमेडिज प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल हुआ, आर्किमेडिज प्रिंसिपल। आर्किमेडिज प्रिंसिपल क्या कहता है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। आर्किमेडिज प्रिंसिपल कहता है कोई एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, इस बॉल को तुम पानी में डालते हो, तो जब तुम पानी में डालोगे तो पानी का लेवल अगर इतना है, तो अगर तुम पानी में डालोगे तो पानी अपना लेवल उठाएगा, तो जितना पानी अपना लेवल उठाओ वहां पर एक होल कर दो, और उस पानी को इस डब्बे में क्या करो प्यारे बच्चों, भर लो, तो ये पानी इसमें गिरेगा। जितना भी तुम बॉल को इसमें डालोगे तो पानी इसमें से एक्स्ट्रा पानी इसमें आएगा। इस पानी को तुम माप लो, तो मान लीजिए इस पानी का वेट होगा LW, तो जितना इस पानी का वेट होगा ना, उतने इस वस्तु के भार में कमी आएगा, ठीक है। जैसे आप सिलेंडर को नॉर्मल उठा के लेके चलो, तब आप पानी में डाल के ऐसे खींचो, तब तो भार में कमी आएगा ना, तो कितना कमी आएगा, तो जितना वो सिलेंडर पानी को निकाल पाएगा, उस पानी को तौल लीजिए, उतना ही इसके भार में कमी आएगा। जैसे ये 10 किलो का वस्तु है, अब अंदर जाने के बाद वो 8 kg महसूस कर रहा है, तो पक्की बात है इसमें से निकला हुआ पानी कितना kg होगा, 2 kg होगा, क्योंकि जितना इसके भार में कमी आई है उतना ही यहाँ पर डिस्प्लेस लिक्विड होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसी डिस्प्लेस लिक्विड का मतलब हुआ कि जो नीचे आ रहा है तो ऊपर की ओर एक बल लगता है, पानी के द्वारा लगाए गए बल को बोलते हैं बायोन्सी फोर्स। यहाँ पे देखिए कौन सा फोर्स, उत्प्लावन बल। तो मतलब भार में कमी क्यों आई, ये 10 kg का वेट 8 kg कैसे महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको 2 kg का कहाँ से लग रहा होगा, नीचे से, ऐसा माना जाता है लग रहा है, तो उस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं, बायोंट फोर्स। तो वो बायोंट फोर्स किसके बराबर होगा, जितना पानी बाहर निकाला होगा, मतलब ये बायोंट फोर्स लिक्विड डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। देख रहे हो, वेट का फॉर्मूला होता है mg, और mg की जगह क्या लिख दिया है, वो m की जगह रो इंटेंसिटी गुने वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोगों ने बायोंट फोर्स का भी फॉर्मूला निकाल लिया। तो ये एक थ्योरी था, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर कब वस्तु डूबता है, कब नहीं डूबेगा, तो अगर जिस वस्तु को डुबा रहे हैं, अगर उसकी डेंसिटी, उस सॉलिड बॉडी की डेंसिटी जिस लिक्विड में डुबा रहे हैं अगर उससे ज्यादा है तो ये डूब जाएगा। अगर ये बराबर हो जाएगा तो तैरेगा, लेकिन अंदर, जैसे अपना टेनिस से गेंद कैसे तैरता है, तो अंदर तैरेगा, ठीक। और अगर ये ज्यादा हो गया और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो गई और इसकी डेंसिटी जो डुबा रहे उसकी डेंसिटी कम है, तो ये ऊपर तैरेगा, जैसे प्लास्टिक का बॉल, ठीक है। तो अब कब कोई वस्तु डूबेगा, कब कोई वस्तु तैरेगा, ये सारी कहानी डिपेंड किस पे करती है, वो इस 3 बात पे करती है। एक लोहा है वो डूब सकता है कब, जब उसको संगठित रखोगे, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे उसकी वॉल्यूम बढ़ा के उसको नाव बना दोगे तो वो तैरना चालू कर देगा, क्योंकि उसने अपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो डेंसिटी क्या हो गया, कम गया। अब डेंसिटी कम गया तो पानी से डेंसिटी कम है तो वो तैर रहा है, सिंपल सी बात है। और अगर उसमें पानी भर गया तो डूब जाएगा वो, क्योंकि उसकी ज्यादा हो जाएगी डेंसिटी, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम कम सॉरी वॉल्यूम उसकी कम हो जाएगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी तो डूब जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, अब फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है, एक बार हमने फ्लूइड को रोका था, अब फ्लूइड को चला रहे हैं, ठीक है ना। अब फ्लूइड को हम लोग मोशन करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा,
तो जब फ्लूइड मोशन करता है तो एक को बोलते हैं स्टडी और अनस्टडी। स्टडी किसे बोलते हैं? तो देखिए हर एक पार्टिकल, ठीक है ना, यहाँ देखिए ऑल द पार्टिकल्स रीचिंग ए पार्टिकुलर पॉइंट हैविंग द सेम वेलोसिटी। मतलब कि अगर एक पी पॉइंट है तो अगर एक ये आया 10 के वेलोसिटी से, तो इसके पीछे वाला भी कितना के वेलोसिटी से आना चाहिए? 10 के वेलोसिटी से। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑल द पार्टिकल रीचिंग पार्टिकुलर पॉइंट हैविंग द डिफरेंट वेलोसिटी। तो देखिए डिफरेंट वेलोसिटी और डिफरेंट टाइम में, अगर ये आ रहा है 10 से तो ये मालूम चलो ये 15 से आ रहा है, और अगर इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई तो डायरेक्शन से भी वेलोसिटी बदलता है। और ये आ रहा है हर पार्टिकल 1 सेकंड में, तो ये कभी 1 सेकंड में आ रहा है, कभी 5 सेकंड में आ रहा है। तो यहाँ पर टाइम और वेलोसिटी अगर सब इधर उधर है तो हम बोलेंगे प्यारे बच्चों ये कैसा है? अनस्टडी है। और अगर सब सेम है तो क्या बोलेंगे? स्टडी है। ठीक है ना? तो आप ऐसा देख सकते हो, ये यूनिफॉर्म हुआ, सब एक दूसरे के पीछे ऐसे जा रहा होता है, और ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये 2 पार्टिकल है, कभी ये स्पीड जाएगा, यहाँ पे स्लो स्पीड हो जाएगा, यहाँ पे फास्ट स्पीड हो जाएगा। तो इस कहानी से इसको बोलेंगे नॉन स्टडी और इसको क्या बोलेंगे बुआ? स्टडी फ्लो। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या है स्ट्रीमलाइन का मतलब? होता है हर एक पार्टिकल जो फ्लो कर रहा है उसकी एक पर्टिकुलर पाथ है, देख रहे हो, एक पर्टिकुलर पाथ है, ठीक है ना, और कोई एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर रहा है, कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहा है, उसको कौन सा फ्लो बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन। ठीक। अब लेमिनार किसे बोलते हैं? तो जो लेयर्स के रूप में बहता है एकदम स्मूथली, आराम से, देखिएगा पानी जो नदी की धारा बहती है ना, कल 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 आराम से पानी बह रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं बुआ? लेमिनार। और जब पानी हौड़ा जाता है, जैसे ये वाला पानी है, ये हौड़ा गया, ये पानी यहाँ पर जो यहाँ पर वो क्या है? वो लेमिनार है। लेकिन जो ये हौड़ा गया, एक पार्टिकल दूसरे को ओवरटेक कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? ट्रबुलेंट फ्लो। कौन सा फ्लो बुआ? ट्रबुलेंट फ्लो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब सवाल है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है? तो देखो बेसिक सी बात है, कोई पाइप है और जहां पे मोटा है और जहां पे पतला है, जब इस दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा कि यहाँ पे देख लीजिए, हाँ यहाँ पर आएगा आपको, कहां पर है एक, हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर है, क्रॉस सेक्शन एरिया और इनटू वेलोसिटी का मान हमेशा क्या मिलेगा आपको? कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो एरिया को बढ़ाओगे तो वेलोसिटी क्या होगा? घटेगा, क्योंकि नीचे आ जाएगा। तो अगर आप मोटा पाइप रखिएगा तो धीरे धीरे वेलोसिटी बाहर निकलेगा, और पतला पाइप रखिएगा तो तेजी से बाहर निकलेगा। तो आप थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी ज्यादा होगा तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा। इसी प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं बुआ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप थिंक ये समझ गए होंगे। अगर यहाँ से जा रहा है, देखिए पानी आ रहा है, तो इस इलाका में एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, इस इलाका में एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब आता है बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहता है? बर्नौली थ्योरम कहता है कि देखिए अगर पानी यहाँ से बह रहा है, निकल रहा है, ठीक, तो अलग वेलोसिटी से आ रहा है, अलग प्रेशर से आ रहा है, अलग ऊंचाई से आ रहा है, और जब यहाँ से निकलेगा तो अलग प्रेशर से निकलेगा, अलग वेलोसिटी से निकलेगा, क्योंकि और यहाँ पे थोड़ा मोटाई कम है, और अलग यहाँ पर ऊंचाई से निकलेगा। तो बर्नौली साहब ने बोला कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पाइप के किसी भी पॉइंट पर जाइए तो हमेशा क्या मिलेगा आपको बउआ? कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है ना, इसी बात को क्या बोलते थे बउआ? बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम ने बहुत सिंपल बोला कि किसी भी लिक्विड के पाइप के किसी भी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। मतलब जितना एक पॉइंट का होगा उतने ही दूसरे पॉइंट का होगा, दोनों बराबर मिलेगा। ठीक, तो अगर एक बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। क्योंकि कांस्टेंट संख्या हो गया, तुम्हारे घर में 100 रुपया कांस्टेंट हो गया, तो एक भाई को अगर मान के चलिए 40 मिला, दूसरे को 30 मिला, तीसरे को 30 मिला, एक को तुमने 20 कर दिया, तो आप पक्की बात है दूसरे को बढ़ गया होगा। कांस्टेंट का मतलब ना बाहर से आ सकता है ना बाहर में ऐड हो सकता है, बाहर से ऐड हो सकता है ना बाहर जा सकता है। तो पक्की बात है कि ये तीनों का जोड़ क्या मिलेगा वो? कांस्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब वेंचुरीमीटर। देखिए वेंचुरीमीटर एक डिवाइस होता है जो मापता है किसको? फ्लो रेट को। किसको मापता है बुआ? फ्लो रेट को मापता है। कैसे मापता है? देखो यहाँ पे मोटा है, तो जब यहाँ पे एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी क्या होगा? कम। वेलोसिटी कम होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगा, और काइनेटिक एनर्जी कम होगा मतलब यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि एक घटेगा दूसरा क्या होगा? बढ़ेगा। इस जगह का क्या देखिए, एरिया कम है तो वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब प्रेशर एनर्जी क्या होगा? कम। तो देखिए यहाँ पे कम पानी चढ़ा है और यहाँ पे ज्यादा पानी चढ़ गया, मतलब कि यहाँ का प्रेशर कम है और यहाँ का प्रेशर ज्यादा है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम वेंचुरी मीटर से कैसे चीजों को, फ्लो को मापते हैं। ठीक है, चलिए अब
एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल तो आपको बताइए दिए है। अब बर्नौली प्रिंसिपल जा रहा है, मान के चलो कोई आदमी भर दिन खाना खाते रहता है और उसके हार्ट में यहाँ पर फैट जमा हो गया, तो एरिया कम गया, तो एरिया कम गया तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए जो आदमी कहता है हमारे पास दिल धड़क रहा है, बहुत तेजी से धड़क रहा है, मतलब तुम खा खा के मोटे हो चुके हो, अब तुम्हारे ब्लड में जो है वहां पर वो जाम हो चुका है, जिससे तुम्हारा ब्लड पंप बहुत तेजी से कर रहा है, प्रेशर ज्यादा लगा रहा है, इसे धक धक करते रहता है। इसे कहता है मोटा आदमी धक अपने बाद करेजा धक धका रहा है। क्या धका रहा है? क्योंकि इसलिए धका रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे फैट जम गया है। ठीक है, कम खाना खाइए, फैट को साफ कर दीजिए, ऑटोमेटिकली एरिया बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, जो गेंद है, अगर गेंद का एक साइड जो है प्यारे बच्चों अगर बहुत चमक जाए और तो चमकेगा, तो यहाँ पे हवा स्पीड गुजरेगा, हवा स्पीड गुजरेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगा, तो ये धक्का दे देगा इधर, तो बॉल इधर घूम जाएगा। ठीक है, इसीलिए गोल गोल भी घूमते रहता है, इसको मैग्नेस इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। खैर, एरोप्लेन वाली कहानी भी हम बता चुके हैं। एरोप्लेन में क्या होता है, एक ऐसे इसका शेप होता है जिससे ऊपर की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और प्रेशर एनर्जी क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, नीचे हाई प्रेशर, जिससे उसे क्या करता है, उठा देता है एरोप्लेन, इसी वजह से क्या होता है, उड़ जाता है। ये सबके पीछे कौन है, बर्नौली प्रिंसिपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब सवाल है स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स क्या है। तो अब देखो रिफ्लेक्स क्या होता है, ये जो लिक्विड है वो अपने प्रेशर से यहाँ से पानी निकलवा देती है। तो जब ये पानी यहाँ से निकलता है तो आपको पता है कि जो लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर होगा वो होगा रो जी एच, और पानी के द्वारा जो स्पीड के कारण काइनेटिक एनर्जी के द्वारा जो प्रेशर होगा उसे क्या बोलेंगे, भी स्क्वायर। तो यहां से देखिए रो से रो कट जाएगा, 2GH, तो भी बराबर क्या होगा, रूट अंडर 2GH। ठीक है ना, 2GH। तो यहाँ पर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, एच पर। तो जितना नीचे जाओगे वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो है ना, √2GH, इसको हम लोग एक और थ्योरम के नाम से पुकारते हैं जिसको बोलते हैं टॉडस्ली थ्योरम। ठीक है, सेम चीज है, बस इसको थ्योरम में नाम दे देते हैं। अब अगर सबसे दूर जाकर गिरना होगा तो सबसे दूर कहाँ पे जाके गिरेगा, तो क्लास में आपको बताया था ना, सबसे दूर उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए बुआ, h/2। प्रैक्टिकल भी करके दिखाए थे, अभी तक डब्बा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल भी करके दिखाए थे आपको। तो खैर, सब क्लासेस में बहुत डिटेल हुआ था। आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं, तो जिसका जो नॉन विस्कस हो। आइडियल ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा मानते हैं, जो नॉन विस्कस हो, मतलब एक लेयर दूसरे लेयर को ना रोके। इनकम्प्रेसिबल, जिसको दबाया नहीं जा सके। स्टडी, सब एक जैसा चले। लेमिनार, आराम से सब फ्लो करता रहे। पर ऐसा दुनिया में होता है क्या, नहीं होता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आइडियल फ्लूइड उसी को बोलेंगे। ठीक है। अब विस्कोसिटी क्या होता है, तो विस्कोसिटी का मतलब होता है एक लेयर दूसरे लेयर को कितना अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है। मतलब उसके पकड़ के रखा हुआ, मतलब उसके वो भागना चाहेगा तो उसको भागने नहीं देगा। तो दो लेयर्स जब एक दूसरे को पकड़ के रखा है, मतलब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर भागना भी चाहेगा तो भागने नहीं देगा। इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन, जो आपके मोशन का विरोध करेगा। तो ये भी मोशन का विरोध करता है, लेकिन सॉलिड में फ्रिक्शन कहलाता है, लिक्विड में ये क्या कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा विस्कोसिटी हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला डिपेंड करता है एरिया पर और डिपेंड करता है वेलोसिटी के ग्रेडियंट पर। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वह वेलोसिटी जो पोजीशन के हिसाब से बदलती हो। तो पानी के ऊपरी सतह पे आप देखिएगा ज्यादा वेलोसिटी होगा, नीचे वाले सतह पे वेलोसिटी क्या होता है, कम। तो वेलोसिटी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो दोनों को मिलाइएगा तो F प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, एरिया dV/dx। प्रोपोर्शनल हटाइएगा तो कांस्टेंट लाएगा, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं बउआ, विस्कोसिटी। तो ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनल हटाने पर जो कांस्टेंट आया, तो यही कांस्टेंट हमारा क्या कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। तो विस्कोसिटी का एक तरह का कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो फॉर्मूला तो ये बता ही दिया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है बुआ, तो पॉइसली होता है। और सीजीएस कौन होता है, पॉइस। तो एक पॉइसली में कितना पॉइस, सब लिखवा चुके हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, स्टोक्स लॉ क्या होता है। स्टोक्स लॉ कहता है, बहुत ही सिंपल बात प्यारे बच्चों, कि अगर मान के चलो कोई पानी की बूंद अगर गिरती है नीचे जमीन पर, तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, कारण बताता हूँ। जब कोई लिक्विड अगर मान के चलिए मूव कर रहा है, तो बताइए ये जो लिक्विड का सरफेस है, क्या इस बॉडी से नहीं रगड़ा रहा होगा, बिल्कुल रगड़ा रहा होगा। तो रगड़ा रहा होगा तो घर्षण उत्पन्न हो रहा होगा, घर्षण मतलब कि विस्कोसिटी उत्पन्न हो रही होगी। तो कितनी विस्कस फोर्स उस पर लग रही होगी, तो उसकी जो विस्कस फोर्स लग रही होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसकी जिस लिक्विड में हम इसको दौड़ा रहे हैं, उस लिक्विड की विस्कोसिटी क्या है। मतलब वो मौद है कि वो पानी है कि वो क्या है। दूसरा, उसकी रेडियस कितनी है,
कितना बड़ा बॉल इसके अंदर मूव कर रहा है, तीसरा उसकी वेलोसिटी कितनी है, किस वेलोसिटी से ये अंदर गया है। तो इस तीनों चीजों को मिलाओगे तो हमारा एक विस्कस फोर्स निकलेगा कि एक लेयर ने इसको कैसे पकड़ के रखा था, ठीक है ना, या उसको कितना तेजी से बहने देगा। तो जितना अधिक ये फोर्स लगेगा उतना धीरे बहेगा, जितना कम ये लगेगा मतलब फोर्स उतना कमजोर है तो आराम से जा सकता है। तो यहाँ पर समानुपाती हटाने पर एक कांस्टेंट लगता है जिसको बोलते हैं 6 पाई। तो देखिए एक फॉर्मूला आ गया। तो इसको किसने दिया था, स्टोक्स साहब ने दिया था कि जब कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड में मोशन करता है तो उस पर विस्कस फोर्स लगता है, और वो कितना लगता है तो इतना लगता है। इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोक्स लॉ, ठीक है। अब आता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो क्या होता है, जब आप किसी वस्तु को पानी में, आप कोई ईंटा को फेंकिएगा तो अगर समुद्र में फेंकिएगा तो उसकी स्पीड गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, कारण बताते हैं। इसका भार चाहता है कि हम स्पीड को बढ़ाए, लेकिन विस्कस फोर्स क्योंकि रगड़ाता है लिक्विड के सतह के बीच में, तो विस्कस फोर्स का हम नहीं बहने देंगे। और चूंकि लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है तो बायोन्सी फोर्स भी इस पर लगता है। तो ये दोनों फोर्स एक तरफ से और वेट एक तरफ से, तो ये दोनों फोर्स मिलकर किसको बैलेंस कर देता है, वेट को। तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों फोर्स मिलकर किसको बैलेंस कर दिया, वेट को। इस हिसाब से जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो विस्कोसिटी का आपको जो टर्मिनल वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी आप देखो इसने इसको बैलेंस कर दिया तो फोर्स वाली कहानी खत्म हो गई। तो जब फोर्स वाली कहानी खत्म हो गई तो जो बॉल है जब वो नीचे गिर रहा है तो एक समान स्पीड से नीचे गिर रहा है। तो जब वेलोसिटी खत्म हो गई तो न्यूटन के प्रथम गति का नियम क्या कहता है, जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलते रहेगा। तो ये एक समान गति पकड़ लेता है। इसके इसी एक समान गति को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बुआ, इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। और यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला भी ऑलरेडी निकाल के रख दिया है, ठीक है। चलिए, अब प्यारे बच्चों आता है रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या देखा कि अगर मान के चलिए कोई मूव कर रहा है, कोई स्ट्रीमलाइन, कोई लेमिनार, कोई ट्रबुलेंट, तो इस तीनों के पास एक नंबर होता है, ठीक है ना। उस नंबर के अकॉर्डिंग क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो अगर ये नंबर 1000 से कम है तो ये लेमिनार होगा, ये स्ट्रीमलाइन होगा। 1000 से 2000 है तो लेमिनार होगा। और अगर 2000 से ज्यादा है यहाँ पर, मतलब आप ऐसे पढ़ के चलिए, ये नंबर मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर 2000 से कम है तो स्ट्रीमलाइन, 2000 से 3000 है तो लेमिनार, अगर 3000 से ज्यादा है तो ट्रबुलेंट, ठीक है ना। ये हमारे पास है। अब हमारे पास आता है सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन क्या है, देखो कोई भी लिक्विड जो है ना, वह एक प्रॉपर्टीज होती है जिससे वो अपने शेप, अपने जो सरफेस है उसको मिनिमम से, एक मिनट, हेलो, लाइव में है, बोलिए ना। हेलो। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज होता है जिससे वो मिनिमम से मिनिमम अपना सरफेस एरिया रखना चाहता है, ठीक है ना, टेंडेंसी अपना रखना चाहता है। अब देखो जैसे होता क्या है, यहाँ पर देखिएगा, एक यह लिक्विड, बगल वाला लिक्विड इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये सब इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। लेकिन यहाँ पर अगर कोई लिक्विड होगा तो ये तो खींच लेगा, ये तो खींच लेगा, ये तो खींच लेगा, लेकिन ऊपर तो कोई लिक्विड ही नहीं है। इसीलिए यह अपने आप को नेट फोर्स किधर महसूस करता है, नीचे की ओर। तो इस लिक्विड के सतह का प्रत्येक पॉइंट किधर अपने आप को महसूस करता है, कोई हमको नीचे खींचा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी टेंडेंसी को, इसी चीज को हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। मतलब ये टेंशन, इसको एक टेंशन महसूस हो रहा है कि कोई हमको नीचे खींच के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से बिहेव करता है किसकी तरह, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। स्ट्रेच मेम्ब्रेन को मतलब झिल्ली, जैसे एक साड़ी है उसको कोई चारों ओर से तान ले तो वैसा महसूस होगा। तो इसीलिए आप देखिएगा जब मच्छर इस पर बैठता है तो वो डूबता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या तना हुआ है, नीचे की ओर दबा हुआ, और पैर से दबाता है तो वो दबने वाला नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई आदमी पैर रखेगा तो वो टूट जाएगा, जब झिल्ली टूट जाएगा तो आराम से अंदर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब कोई आदमी को पानी में कूदना होता है तो ऐसे नहीं कूदता है, पहले वो झिल्ली को तोड़ता है, इस तरह से एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन उसको तोड़ता है, और तब वो कहाँ जाता है, अंदर जाता है। इसीलिए सरफेस टेंशन एक क्रिएट करता है यहाँ पर, ठीक है ना। क्या क्रिएट करता है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्रिएट करता है, ठीक है। खैर, और तो यहाँ पे बोल सकते हैं सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब ये लेंथ अगर मान के चलिए दो तरफ से लिक्विड टच कर रहा है तो 2L भी हो सकता है, और एक तरफ से टच कर रहा है तो L भी हो सकता है। अब सरफेस एनर्जी, इसी टेंशन को अगर तुम पढ़ोगे किस रूप में, एनर्जी के रूप में, तो कहा जाएगा सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट एरिया।
ठीक है, जैसे अगर मान के चलो तुम एक प्लेट है, उसको पानी पे रख दिया और उसको ऐसे उठाओगे तो पट से आवाज आएगा, मतलब वो उठना नहीं चाहता है, सरफेस उसको पकड़ के रखा हुआ, तुमको अपना वर्क अपना एनर्जी लगाना पड़ रहा है, तो जितना एनर्जी जितना एरिया पे रहता है उसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है, और मजे की बात यह है कि दोनों आपस में न्यूमेरिकली बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा अब सवाल है सरफेस टेंशन का ऐसा मात्रक क्या है, तो न्यूटन पर मीटर या डाइन पर सेंटीमीटर भी कह सकते हो सीजीएस में। ठीक है, हाँ वर्क डन तो मैं आपको अभी बताया हूँ ना कि वर्क डन किसके बराबर होता है, यहाँ पे सरफेस एनर्जी किसके बराबर होता है, सरफेस टेंशन के। ठीक है ना, इसी बात को यहाँ पर ये लिखवाया हुआ है। ठीक है, अब सवाल है एक्सेस प्रेशर, तो मैं आपको एक्सेस प्रेशर के बारे में बता चुका हूँ कि जो लिक्विड ड्रॉप होते हैं वो आपस में क्या कहते हैं, एक दूसरे से बंद के रहना चाहते हैं। तो बंद के रहने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के करीब रहना चाहते हैं, तो इसीलिए वो गोला फॉर्मेशन करते हैं, है ना। सबसे मिनिमम सरफेस एरिया स्फीयर का ही होता है। ठीक है ना, तो सबसे वो मिनिमम पर बना के रखते हैं। तो ऐसे हालात में क्या होता है, जितना भाग एयर को टच करेगा तो उसका प्रेशर का फॉर्मूला होता है 2T/R। तो अगर मान के चलिए मैं ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ड्रॉप, तो वाटर ड्रॉप में बाहर एयर अंदर लिक्विड, तो इसका इतना होता है एक्सेस प्रेशर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा पानी के अंदर कोई बबल बन रहा है, तो बाहर पानी अंदर एयर, तो यहाँ पर भी एक ही तरफ का गोला टच कर रहा है, तो इसका एक्सेस प्रेशर कितना होगा 2T/R। और अगर मान के चलिए लिक्विड है और जो सोप बबल है फूकते हैं, तो बगल में तो लिक्विड आ गया, अंदर हवा, बाहर भी क्या है हवा, तो कितने तरफ से हवा टच कर रहे हैं, दो तरफ से। तो जब दो तरफ से टच करेंगे तो ऐसा ऐसा दो बार लिखना होगा, तो मतलब 4T/R। 2T/R कब, जब एक तरफ से एयर टच कर रहा होगा। 4T/R कब, जब दो तरफ से एयर टच कर रहा होगा। तो यही बात है एक्सेस प्रेशर का। एक्सेस का मतलब सिंपल सी बात होता है कि अगर मान के चलो यहाँ पे मेरे पास अगर एक बैलून होगा तो मैं दिखा सकता हूँ आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके। हाँ, जैसे मान के चलो ये हमारे पास हवा है, ठीक है ना, तो बाहर, अब इसमें प्रेशर देखिए, अभी नॉर्मल प्रेशर है, जब मैं इसको एक्सेस प्रेशर दूंगा अपने मुंह से तो देखिए फैल गया कि नहीं फैल गया। तो अब इस पे मैंने क्या दिया, इसको एक्सेस प्रेशर दिया है, तो सेम यहाँ पर एक्सेस प्रेशर से क्या करता है, वो जो बाहर का प्रेशर है उसको हटाकर और एक अपना शेप लेता है, और ये किसकी वजह से हो पाता है बुआ, एक्सेस प्रेशर की वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास सवाल है यहाँ पर कि देखो अगर यहाँ पे देखिए अगर थीटा से कम एंगल बना रहा है, ठीक है ना, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो ग्लास जो है वो लिक्विड को अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है, तो मतलब इसमें अच्छे से भींगेगा। और अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा बना रहा है, मतलब कि अच्छे से पकड़ के नहीं रखा हुआ है, तो ये वाटर का एग्जांपल है और ये मरकरी का एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम है तो अच्छे से चीजें भींगेगी वाटर में, और अगर 90 से ज्यादा है तो मरकरी है, इसीलिए मरकरी को हाथ पे भी रखोगे तो मरकरी से आपका हाथ भींगने वाला नहीं है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, हाँ जो आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आखिरी है कैपिलैरिटी। देखो बुआ, जैसे पानी है हमारा, धरती है, धरती के नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, तो अगर तुम उसमें पाइप डालते हो तो कैसे देखते हो, पानी पीने के लिए जमीन से पानी ऊपर आ जाता है। तो इसको हम सिंपली कर सकते हो कि पानी ऊपर आ गया ट्यूब डालने पर, और अगर तुम मरकरी में ट्यूब डालोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो पानी के ऊपर आने और नीचे जाने की घटना को ही क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी कहते हैं। ठीक है ना, अच्छा अब सवाल है किसका, कितना झरना कैसे बनता है। तो झरने का सिंपल फॉर्मूला है, एक तरफ एयर टच करेगा तो एक तरफ के एयर के लिए एक्सेस प्रेशर कितना होता है 2T/R, और पानी के द्वारा जो प्रेशर होता है वो कितना होता है ρGH। तो आप बताइए कितना हाइट ऊपर जाएगा, तो 2T/ρGR। अब ये आर को हम अपना एंगल में बाद में तोड़ लीजिएगा, तो एच सवाल के अकॉर्डिंग, तो एच बराबर कितना फॉर्मूला आ जाएगा 2T/, इतना। तो पानी कितना ऊपर उठेगा ये इस फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। कोई इसका मुंडी पहले ये काट दे तो झरना यहाँ से फर फर बाहर निकलना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रेशर से पहले इसको काट दिया है। तो झरना कैसे बनता है, इस फॉर्मूला पे। तो आई थिंक हम लोगों ने इससे रिलेटेड जितने भी चीजें थी उसको एक बार आपको रिकैप करवा दिया सारी चीजों को। तो एक बार इसको आप चाहो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, एक बार पूरा फॉर्मूला हम लोगों ने रिकैप कर लिया है, सरफेस टेंशन क्या होता है, कैपिलैरिटी क्या होता है। तो आप इस पे जो इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं आगे आपको करवाते रहूंगा। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ख्याल रखिए, और एक बार लेक्चर को जरूर आप लोग देख लीजिए ढंग से।